हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर क्लास 12 का, जो कि है सॉल्यूशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्विक वार्म अप से। यहाँ पे जैसे देख सकते हो एक क्वेश्चन है जो कि आपके 11th क्लास में था, तो उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपना वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसका आंसर कर सकते हो। उसी टाइम में मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे गिवन है कि ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड एन डैश। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ के बारे में पूछा है। तो बहुत इजी सा चीज है कि जब वॉल्यूम वर्सेस हम टेम्परेचर ग्राफ करते हैं, ये हम लोग जब चार्ल्स लॉ होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में एक ग्राफ आता है जिसमें आपका क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस टाइम में इस ग्राफ को बोला जाता है आइसोबार। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोबार, ऑप्शन सी। ओके, और एक क्वेश्चन भी हम लोग आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं, और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ये भी आपका क्लास 11 का एक टॉपिक है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब का यूटिलाइजेशन आपका सॉल्यूशन चैप्टर में भी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक कंटेनर कंटेन्स नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ थ्री गैस। तीन गैस लिया गया है ABC, जिनका पार्शियल प्रेशर गिवन है 0.1, 0.5 एंड 0.4। तो टोटल प्रेशर कंटेनर का कितना होगा ये यहाँ पे पूछा है। तो बहुत सा सिंपल सा चीज है, यहाँ पे आप क्या फॉलो करोगे, एक लॉ होता है जिसे बोलते हैं डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें ये बताता है कि जब भी आप नॉन रिएक्टिंग गैसेस को लोगे तो जितना भी गैसेस होगा बस क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेने से आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। मतलब कि इस केस में अगर हम PT निकालेंगे तो PT विल बी इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। ओके, तो इन लोगों को अगर ऐड किया जाए तो आप देख सकते हो ये बन रहा है 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1 atm। ऐड करो, ऐड करने से आप देख सकते हो ये हो गया 0.6 प्लस 0.4 दैट इज 1.08। ठीक, तो ये था कुछ बेसिक सा क्वेश्चन जो कि आप 11th में पढ़े, और इन लोग का कुछ कुछ यूटिलाइजेशन आप सॉल्यूशन चैप्टर में देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर देखा जाए मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या मतलब पार्ट्स है। तो एक अगर क्विक समरी में करूं, क्विक समरी अगर मैं करूं सॉल्यूशन चैप्टर का, तो इसमें जो पहला टॉपिक है हम इनिशियली देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन की सॉल्यूशन किसे बोला जाता है, जो कि आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हो। ओके, तो वो तो मतलब छोटे क्लास में भी आप लोग पढ़े हो, बट फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दूंगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। उसके साथ हम देखेंगे उसके क्लासिफिकेशंस, कि सॉल्यूशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके साथ नंबर 2 में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में हम डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी में जो कि पहला वाला सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो उसमें आ जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ में आता है आपका हेनरी लॉ। अब ये जो हेनरी लॉ है ये भी एक सॉल्युबिलिटी के बारे में ही बात करता है, और ये यहाँ पे बात करता है सॉल्युबिलिटी रिलेटेड टू गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी के बारे में ये बताता है। तो इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, और बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ, ये हम देखेंगे। एक बहुत अच्छा सा पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिफ्थ में अगर देखा जाए, फिफ्थ में आ जाएगा आपका राउल्ट्स लॉ। अब ये जो राउल्ट्स लॉ है, जैसे हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड बताता है, ये बताता है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। सिक्स्थ में आ जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाएंगे, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी चीजें हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे ही ज्यादातर हम क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है सॉल्यूशन यूनिट का। ठीक है, अब नंबर 7 में अगर देखें तो जो लास्ट पार्ट है उसे बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो हम लोग लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए बस ये 7 पार्ट्स है इस चैप्टर के, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मतलब एक हिसाब से बोला जाए तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ये सबसे इजी यूनिट है, आप लोग आराम से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देखेंगे। तो हम लोग आज के क्लास में इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जो कि व्हाट इज सॉल्यूशन ये सब देखेंगे। फिर उसके डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि कितने टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स है, उसको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में आप लोग देख सकते हो हम पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। ओके, तो सॉल्यूशन किसे कहा जाता है देखने से पहले कुछ एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखियो अपने डे टू डे लाइफ में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स होता है। अब जो कॉइन्स है ऐसा तो नहीं है कि एक ही मेटल से बना है, डिफरेंट मेटल से बना रहता है। तो मतलब अभी अगर देखा जाए डिफरेंट मेटल्स मतलब क्या, मिक्स करके हम लोग कॉइन बनाते हैं। तो जो कॉइन मिक्स करके हम बनाते हैं इसे बोलते हैं एलॉयज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सुने होंगे ब्रोंज मेडल। तो ब्रोंज मेडल क्या, ब्रोंज तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, वहां पे क्या होता है डिफरेंट हम लोग मेटल्स को मिला के वहां पे फॉर्मेशन किए। तो एलॉयज एक टाइप का हम बोल सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट चीज में देखोगे, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स आजकल तो कॉमन है, अभी गर्मी के टाइम में बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो वहां पे आप देख सकते हो जब भी हम उसको खोलते हैं तो क्या गैस रिलीज होता है, मतलब वहां पे क्या होता है, गैस को मिक्स किया रहता है लिक्विड में, गैस इन लिक्विड। ओके, सिमिलरली अगर ये आप देखोगे यहाँ पे परफ्यूम की डिओड्रेंट्स स्प्रे जो रहता है कि रूम फ्रेशनर स्प्रे, उसमें क्या होता है, वहां पे भी हम एक हिसाब से बोल सकते हैं वहां पे भी गैस इन लिक्विड मिक्स किया गया रहता है। जो हम लोग का मेडिसिन वगैरह रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, वो क्या रहता है, वो लिक्विड इन लिक्विड रहता है, लिक्विड इन लिक्विड। और लास्ट में आप देख सकते हो जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहा है कुछ लाइक फॉग टाइप हो गया, फॉग नहीं तो स्मोक। आजकल क्या होता है स्मोक, अगर आप थोड़ा सा पॉल्यूटेड एरिया चले गए कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, वहां पे क्या होता है, मतलब स्मोक मिक्स हो गया रहता है एटमोस्फेयर के साथ। जब स्मोक मिक्स हो जाता है तो वहां पे वन टाइप हम बोल सकते हैं कि गैस, मतलब डिफरेंट ऐसे भी बोल सकते हो कि वहां पे सॉलिड वेस्ट भी मिक्स हो जा रहा है, तो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस हो जाएगा, जो कि डस्ट पार्टिकल मिक्स होने के कारण हो रहा है। नहीं तो हम बोल सकते हैं अगर मॉइस्चर मिक्स होता है तो फॉग बोलते हैं, तो फॉग में क्या होगा, लिक्विड इन गैस होगा। तो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं जो कि गिवन है। उसके बाद ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ने का रीजन है ये सब कंडीशंस, जैसे कि यहाँ पे बोला है व्हाई ये सब क्यों होता है। जैसे कि आप देखे हो पानी बॉइलिंग किया जाता है, तो पानी बॉइलिंग करने के टाइम आप कभी देखे हो कि जब हम सॉल्ट डालते हैं, मम्मी लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज को बॉईल करने के टाइम वहां पे वो सॉल्ट डाल देता है। तो बिना सॉल्ट में भी तो बॉईल हो सकता था, पर फिर भी हम सॉल्ट क्यों डाल रहे हैं, तो क्यों होता है, तो ये हम जान सकते हैं इस चैप्टर से। सिमिलरली आप ये कंडीशन देखो, जो हम लोग का ग्रेप्स कभी फूल के रहता है, कभी वहां से पानी निकल आता है, तो ये क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सिमिलरली जो आप चले जाओ कोई भी मतलब कोल्ड एरियाज में, तो क्या होता है रास्ता ब्लॉक हो गया रहता है, क्योंकि वहां पे जल्दी फ्रीज हो जाता है सारी चीजें, तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे भी सॉल्ट स्प्रे किया जाता है। तो ये जो सॉल्ट स्प्रे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्यों किया जाता है, तो ये सब चीजें कोल्ड ड्रिंक से गैस कैसे निकल आता है, ये जितने भी चीजें हैं इस चैप्टर में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से मूव कर लेते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन किसे बुलाता है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जानने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि
जब आप 2 और मोर सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो, 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड टू फॉर्म homogeneous mixture called solution। ठीक है, मतलब जब हम लोग दो कि उससे ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, होमोजेनियस का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर चारों ओर हो जाता है तो उससे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। अगर हेट्रोजीनियस है देन दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन, बट अगर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है देन दैट इज योर सॉल्यूशन। यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए 2 टाइप के सब्सटेंस मिनिमम रहना चाहिए। एक्चुअली 2 to 3 सब्सटेंस होता है, वहां पे 2 टाइप की चीजें आ जाएंगे। एक तो बोलते हैं हम उसको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर हाँ ठीक है, चलो 2 सब्सटेंस होने से तो हम बोल सकते हैं एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है, बट अगर ज्यादा सब्सटेंस है तो क्या कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखना कि जो सॉल्वेंट होता है ये मेजर कंपोनेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। बाकी जो दूसरे रिमेनिंग रह गए जो कम अमाउंट में है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, जो कि है माइनर कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर सोचो दोनों सेम अमाउंट में है तो क्या करेंगे? अगर दोनों का अमाउंट 1:1 रेशियो में है तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, और फेज भी बोल सकते हो, फेज ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है प्लस लिक्विड है, ठीक है, अगर ऐसा सोचो दोनों सब्सटेंस का अमाउंट 1:1 रेशियो है, एक सॉलिड एक लिक्विड है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम लिक्विड को लेंगे एज आवर मेजर कंपोनेंट, बिकॉज वहां पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहेगा, तो वहां पे क्या हो सकता है, जो सॉलिड रहेगा वो इजीली आके रह सकता है, इसलिए ये इस केस में क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा हम लोग का सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वहां पे हमको ये देखना है किसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है उसमें उसको हम ले लेंगे सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज्यादा सरफेस एरिया भी लेगा और उसके अंदर दूसरा सब्सटेंस भी ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स हम एक एक करके देखेंगे, बट एग्जाम्पल आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर एंड वाटर मिक्स करके शुगर सॉल्यूशन बना लिए, कि लेमन जूस पानी में मिला के भी जो आप सॉल्यूशन बनाते हो वो भी सॉल्यूशन में आ गया। तो ये सब हम एक एक करके क्लासिफिकेशंस में देखेंगे, तो हम जल्दी से मूव कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस को। अब क्लासिफिकेशन में आप देखो, पहले है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से आप देख सकते हो ये क्लासिफाइड होता है 3 टाइप्स में, हम लोग क्लासिफाई किए हैं। एक तो है आपका बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा है टर्नरी सॉल्यूशन, ये है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। नाम से पता चल रहा होगा कि जब आप 2 कंपोनेंट को मिक्स करते हो तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 कंपोनेंट को हम लोग मिक्स करेंगे तो उसे बोलेंगे हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो इस हिसाब से जो बाइनरी सॉल्यूशन आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि NaCl सॉल्यूशन, वैसे ही आप ले सकते हो शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, जब आप टर्नरी कर रहे हो तो टर्नरी में क्या कर सकते हो, लेमन जूस ले लो, ठीक है, लेमन जूस के साथ सॉल्ट मिला लो, ठीक है, प्लस वाटर, तो ये हो गया 3 सब्सटेंस आ गए, तो ये हो गया आपका टर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर लेमन जूस ले लिए प्लस सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, चलो एक सब्सटेंस ज्यादा बढ़ा दिया मैं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि अगर आपका जितना सब्सटेंस का पूछा है उस हिसाब से आप कर सकते हो, सब्सटेंस बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, टर्नरी सॉल्यूशन हो गया,
क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, अगर पूछता है कितने सब्सटेंस है उस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन को। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट फेज। तो सॉल्वेंट फेज के हिसाब से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट फेज का मतलब क्या कि आपका जो सॉल्वेंट है वो किस स्टेट में है, उसके अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो उसे हम गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेट में तो उसे लिक्विड सॉल्यूशन बोला जाएगा, और अगर सॉलिड स्टेट में तो सॉलिड सॉल्यूशन बोला है। बाकी सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो कि लिक्विड हो कि गैस हो, वो मैटर नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया है। तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, देखो गैस, लिक्विड, सॉलिड, सॉल्यूट है, बट सॉल्वेंट देखो सारे केसेस में क्या है, गैस है। अब अगर गैस इन गैस देखते हो तो ये हो गया मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ये हो गया आपका गैसियस सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म आपको पता है लिक्विड में रहता है, उसको वो नाइट्रोजन में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, तो इसलिए इस एग्जांपल हो गया क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। और लास्ट में आप देख सकते हो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर आप पता होगा जो जिसे कॉर्पुरा भी समथिंग बोला जाता है, जिसको यूज किया जाता है आप लोग जैसे कि कपड़ा में डाल देते हैं अगर मतलब ठीक रहेगा बोल के, तो वो जो कैम्फर होता है वो भी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो जाता है। वैसे लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा कि सारे सॉल्वेंट फेज किस में, लिक्विड में। अगर गैस इन लिक्विड है तो एग्जांपल बढ़िया सा दिया हुआ है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये नॉर्मल है। वैसे लिक्विड इन लिक्विड, इथानॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर इथानॉल लिया जाता है जो कि एक्चुअली इथानॉल का जो रहता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, सिमिलरली वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक होके दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली सॉलिड इन लिक्विड में ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर दिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, NaCl इन वाटर भी ले सकते हो। सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन में अगर आप देखो तो गैस अगर सॉलिड में, तो ये एक एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जो गैस रहेगा वो जाके पैलेडियम में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, मतलब मर्क्यूरी लिक्विड होता है वो सोडियम सॉलिड में जाके मिक्स हो जाता है। वैसे कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, जब कॉपर को हम गोल्ड मिला देते हैं, जैसे कि आप लोग देखे हो ज्वेलरीज में रहता है 24 कैरेट गोल्ड एक्चुअली प्योर होता है, बट 22 कैरेट यूज होता है। 22 कैरेट में आप एक हिसाब से सोचिए उसमें कुछ हद तक कॉपर मिलाया जाता है कि डिफरेंट मेटल मिला के उसको आपको गोल्ड को बनाया जाता है। तो यहाँ पे कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड एक टाइप का सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये पार्ट में आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आजकल क्या होता है एग्जाम में क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यूज में आपको दे देगा, मतलब एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज। ऑप्शन में दे देगा सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और कांट प्रिडिक्ट। तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि इसका सॉल्वेंट क्या है, जो सॉल्वेंट है वही सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस है तो गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट फेज। ठीक है, तो इसी के साथ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। देखो ये जो क्वेश्चन अगर मैं बोर्ड एग्जाम के टर्म्स में बोलूं तो ऐसे कभी आजकल नहीं आता है डायरेक्टली कि आपको पूरा क्लासिफिकेशन पूछे, बट हाँ 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज गैसियस सॉल्यूशन, व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जस्ट एक आइडिया रखना है इसके बारे में। ओके, तो अभी हम मूव करेंगे जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है इसको अगर डिफाइन किया जाए तो यहाँ पे डिफाइन किया गया, आप देख सकते हो कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको अगर डिसॉल्व कर रहे हैं पर यूनिट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा इजीली समझने की कोशिश करते हैं। सोचो कि हमारे पास 2 कंटेनर है, ठीक है, अब दोनों कंटेनर का साइज से पकड़ लो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोनों में क्या किया कि वाटर का अमाउंट जो लिया वो सेम लिया। ओके, वाटर का अमाउंट सेम है, ठीक है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे वाटर अमाउंट इज सेम। ठीक है, वाटर अमाउंट हम लोग सेम ले लिए, बट एक में मैं ज्यादा सॉल्ट मिला रहा हूं। ठीक है, ज्यादा सॉल्ट मिला रहा हूं एक में क्या कर रहा हूं, कम सॉल्ट मिला रहा हूं। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे कोई पूछे कि किसका कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा,
अगर ए कप है कि बी का है, अगर कोई पूछता है तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल है, सब बोल सकते हो कि इसका मॉलिक्यूल्स ज्यादा है सॉल्यूट का और ये मिक्स होगा तो डेफिनेटली ज्यादा सॉल्टी लगेगा, ये कम सॉल्टी लगेगा। जो ज्यादा सॉल्टी है वो ज्यादा उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा? हाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग क्या नोटिस किया, यहाँ पे आपको ये मिल गया कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो कंसेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ओके, बट अगर सोचो और एक कंडीशन लेंगे, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि सॉल्ट पहले से ले लेंगे। अब सॉल्ट पहले से मैं ले लेता हूं, ठीक है, सॉल्ट पहले से ले लिया और सॉल्ट जो ले रहा हूं मैं, इसका अमाउंट भी क्या है? सेम है इस केस में। अब मैंने क्या किया, वहां पे वाटर का अमाउंट सेम रखा था, यहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट सेम है, सॉल्ट अमाउंट इज सेम। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि अगर सोचो इसमें एक में मैं डाल रहा हूं 20 ml वाटर, ठीक है, और एक में मैं डाल रहा हूं 100 ml ऑफ वाटर। अब अगर आपको कोई पूछता है कि किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो गलती से भी ये मत बोल देना कि बी ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर अमाउंट ज्यादा हो रहा है। तो वाटर अमाउंट ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे वाटर अमाउंट कम है, तो डेफिनेटली जो वहां पे जहां पे वाटर अमाउंट कम है वहां पे क्या हो जाएगा? डेफिनेटली वो ज्यादा सॉल्टी लगेगा, मतलब उस यहाँ पे कंसेंट्रेशन जहां पे कम पानी ऐड करें वहां पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ए का अमाउंट ज्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज माइंड में आ सकता है कि जो हम लोग का सॉल्वेंट है, अगर उसका अमाउंट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो कंसेंट्रेशन क्या हो जा रहा है? डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अगर अच्छे से हम देखें यहाँ पे डेफिनेशन में तो बोला कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ये करेक्ट बात है, बट सॉल्वेंट भी मैटर करता है। मतलब अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, बट अगर सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। अब देखो, पानी मिलाया जाता है एसिड्स में, लेबोरेटरीज में, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। तो जितना आप लोग ज्यादा पानी मिलाते जाओगे उतना डाइल्यूट होते जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज पहले याद रखना, एक तो हो गया सॉल्यूट इंक्रीज कर रहा है तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और अगर सॉल्वेंट को अगर आप लोग इंक्रीज करोगे तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का जो सबसे बेसिक थिंग है, बट इसमें आ जाएगा डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, और वेरियस मेथड जिससे हम कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये जितने भी है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, नॉर्मलिटी, ये सब का एक एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, स्पेसिफिक फॉर्मूला, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन से डिफरेंट है। और ये वाला जो पार्ट है इसमें आप लोग का मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाता है, मतलब इससे न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, बाकी कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस वाला क्वेश्चंस भी आता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे मोलारिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो, ये बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज मोलारिटी, तो आप बोल सकते हो कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोलारिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, अगर मिलीलीटर में तो इंटू 1000 कर लेना वहां पे। ओके, तो यहाँ पे शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, ओके, इन लीटर। अगर ml में रहता तो इंटू 1000 करते। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 1.7 m NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ये बोला हुआ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ NaCl है? 1.7 मोल्स ऑफ NaCl है। यहाँ पे एक पॉइंट करके और एक चीज लिख लेते हैं कि इसको डिनोट किया जाता है आज, इट इज डिनोटेड एज कैपिटल M, डिनोटेड एज कैपिटल M, इसको कैपिटल M लिखा जाता है। और यूनिट क्या होता है? यूनिट यहाँ पे हो जाता है इसका, बहुत सिंपल है, ऊपर मोल से नीचे वॉल्यूम है, तो मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये है मोलारिटी का यूनिट। ओके, तो ये तो हो गया इसका बेसिक चीज है, बट इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमको WNaOH मतलब मास दे दिया है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो पहले जो गिवन है उसको लिख लिया करो। तो जैसे WNaOH हमको दिया है 20 ग्राम, ओके, और जो हम लोग का वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 500 ml। अब ध्यान दो यहाँ पे 500 ml दिया हुआ है, ओके, तो 500 ml दिया है मतलब यहाँ पे एक चीज है कि आपको इसको लीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो वहां पे इंटू 1000 कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ 500 बाय 1000 करके इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.5 लीटर, ओके, ये मिल गया। अब देखो मेरे को इसको मोल्स में भी कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH जो है इसको हम निकालेंगे। ये हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 प्लस 1, ये भी आ रहा है देखो 40 आ जा रहा है, 40 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे हमको पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो कि होता है फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 बाय 40 जो कि हो गया इक्वल टू 0.5, ये भी 0.5 आ जा रहा है, ओके, 0.5 मोल। तो इजी बन गया, बहुत इजी है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोलारिटी। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है, तो लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व करके लिख सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में आ रहा है, समझो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको ऐसे लिख लेना चाहिए और वहां पे आप इसका पुट कर लेना 0.5 बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 1 मोल्स पर लीटर, ठीक है। यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एमसीक्यू है तो बस ऐसे टिक कर लो कि मतलब आप लिख सकते हो कि दिस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, उतना कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखो बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब कि आपको ऐसा तो नहीं कि खाली मोलारिटी डायरेक्ट पूछ ले ऐसे गिवन होके, उल्टा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मिथानॉल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन में देखो पहले हमको दिया हुआ है वॉल्यूम 250 ml, ठीक है। 250 ml मतलब इसको 250 बाय 1000 कर लेते हैं, ठीक है। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, 0.25 लीटर। और उसके बाद हमको दिया मोलारिटी दे दिया है, ठीक है, 0.15 m दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है C6H5COOH बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COH। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो एक्चुअली क्या है, मोल्स का फॉर्मूला से हम कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जा रहा है यहाँ पे, मोल्स इंटू वॉल्यूम, m इंटू v। तो यहाँ पे m इंटू v होगा, m हो गया 0.15 इंटू 0.25, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 0.15 मैं क्या करता हूँ, 0.25 को 1/4 ले लेता हूँ, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो 0.015 मतलब 4 3 जा 12, 13 14 15, 30 आ रहा है मतलब 7 हो गया, एंड ये हो गया 5, 0.0375 मोल्स आ रहा है, ओके। बाकी अमाउंट पूछा है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड पूछा है, मोल्स नहीं पूछा है, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो वेट ऑफ C6H5COOH, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने के लिए, अब जैसे कि हमको पता है मोल्स क्या होता है, गिवन मास है मोलर मास, तो मास क्या हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल से आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0.0375, मोलर मास कितना होता है बेंजोइक एसिड का, C6H5COOH। C6H5 मतलब कार्बन हो गया 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन भी 6 है प्लस अच्छा और एक भी है ना, तो 7 कार्बन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन 1, ठीक है। तो करना 12 इंटू 7 हो जाएगा आपका 84 प्लस 6 हो गया
90 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, तो ऑक्सीजन 2 है मतलब 32, ठीक है, तो 112, ओके, तो इसको 112 को आप लोग मल्टीप्लाई करना है, 0.0375 इंटू 112, तो ये आ जाएगा 4.2 ग्राम, ठीक है, 4.2 ग्राम, तो इसका आंसर है 4.2 ग्राम, ठीक है। तो ये भी ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला को इधर उधर करने से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मोलालिटी किसे बुलाता है। तो मोलालिटी में आप देख सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या इसको भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज योर मोलालिटी, ओके। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी लिख लिया गया है, वही सेम चीज है, केजी के जगह अगर ग्राम है तो इंटू 1000 करना, बस इसको भी डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज स्मॉल एम, इसको हम स्मॉल एम के डिनोट किया जाता है, और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट हो जाएगा मोल्स पर केजी, ठीक है, मोल्स पर केजी में इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो जैसे दिया हुआ है 2.5 m aqueous solution of glucose, इसका मतलब क्या है, 2.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कभी लिखता है 2.5 m aqueous solution, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ग्लूकोज यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, तो 2.5 मोल सॉल्यूट हो गया जो कि ग्लूकोज है, और एक्वेस मतलब वाटर है, तो 1 kg ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये हो गया मोलालिटी। अब यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में क्या होता है ना, आपको डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो मैं ऑलरेडी उसका एक ऐड करके रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस हम लोग इधर मतलब कर सकते हैं, तो आपको मिनिमम 3 से 4 डिफरेंस पता रहना चाहिए, बहुत इजीली आप कर सकते हो। डेफिनेशन तो पहला है, देखो डेफिनेशन के बीच डिफरेंस, फिर देखो सिंबल, तो ये बेसिक सा चीज है, और यूनिट के हिसाब से भी कर सकते हो। बाकी मेन पॉइंट है टेम्परेचर वाला, थोड़ा मेंशन कर दोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है, तो ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मोलारिटी चेंज हो जाता है, बट मोलालिटी चेंज नहीं होता है, बिकॉज टेम्परेचर इसलिए चेंज होता है क्योंकि वॉल्यूम भी मोलारिटी के साथ है, और हमको पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बट मोलारिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम किस में है, डिनोमिनेटर में, नीचे है, नीचे है, तो जितना वॉल्यूम आपका बढ़ेगा मोलारिटी उतना कमेगा, ओके, उतना घटेगा बोल सकते हैं। और जब आप नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि मोलालिटी में क्या होता है, मास ही तो है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं, ओके। वैसे ही चेंज इन प्रेशर में अब हमको पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मोलारिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के कारण क्या हो सकता है, मोलारिटी में इनएक्यूरेसी आ सकता है, मतलब आप सोचो एक को मैं कम टेम्परेचर में कर रहा हूँ, एक को ज्यादा टेम्परेचर में कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम अफेक्टेड हो रहा है, बट मोलालिटी में आप कुछ भी चेंज कर दो उसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है। आगे बढ़ के, क्योंकि मोलालिटी अभी देखे तो मोलालिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, जैसे कि मोलारिटी में हम लोग किए थे, डिफरेंस ये हो जाता है, उसमें वॉल्यूम था, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मोलालिटी गिवन है अभी 0.25, ठीक है, और मास ऑफ वाटर गिवन है, मास ऑफ वाटर मतलब W सॉल्वेंट यहाँ पे, तो MH2 WH2 में लिख लेता हूँ जो कि 2.5 kg, ठीक है, मतलब कि मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकल जाएगा, NH2CO NH2, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.25 जो कि है मोलालिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 2.5, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये हमको पता है 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। अब कितना डेसिमल से, 1 2 3, तो 0.625 मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मास पूछा है ना, तो W यूरिया कितना हो जाएगा, W यूरिया इज इक्वल टू मास इंटू मोल्स इंटू मोलर मास, तो मोल्स है 0.625, ठीक है। यूरिया आपको पता है NH2CO NH2 मतलब नाइट्रोजन 2 बार है तो 28, कार्बन 1 बार है तो 12,
ऑक्सीजन एक बार है तो 16, ये हो गया हाइड्रोजन 4। तो 16 प्लस 4 20, 20 28 48 48 58 59 60 60 हो गया, तो इंटू 60। ठीक है, तो 0.625 इंटू 60 कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 6 5 30 हो गया, 3 2 6 12 13 14 15 1 6 6 30 37 3750। तो यहाँ पे 3 डेसिमल में भी है, तो 3 डेसिमल है मतलब ये आ जाएगा, एक जीरो पहले ही छोड़ दिए थे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 37.5 ग्राम में आएगा। ठीक है, 37.5 ग्राम। तो यहाँ पे देखो यूनिट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग वेट निकाले तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्राम में इसको लिखिए। ओके, तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मोलालिटी। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे मोल फ्रैक्शन किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लेते हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में, तो उससे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर a प्लस बी करेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी मतलब कि दो हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं, एक है सब्सटेंस a, एक है सब्सटेंस b। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को कोई पूछता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ a क्या होगा, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है काई, काई a, इसका जो सिंबल है काई बोला जाता है इसको। ठीक है, तो काई a इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बोला जाए काई बी, तो इसको क्या बोला जाएगा Nb बाय Na प्लस Nb। ठीक है, अगर ओवरऑल बोला जाए काई ए और काई बी को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 3 भी लेते हो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो उसमें क्या सबका निकलेगा एक एक, काई ए का निकलेगा Na बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, सिमिलरली जो हम लोग का, हाँ, जो हम लोग का काई बी है ये निकलेगा Nb बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, और अगर हम लोग काईसी का निकालेंगे, ठीक है, तो काईसी का आ जाएगा Nc बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ओवरऑल में ये फिर क्या आएगा, वही आएगा काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमेशा जितना भी सब्सटेंस है उन सबका मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करोगे तो 1 आएगा हमेशा। ओके, सो ये रहा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज में क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज गलती हो गई, 100 ml नहीं होगा, ये हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि W बाई डब्ल्यू परसेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो W बाई डब्ल्यू जो परसेंट होता है इसे लिखते हैं मास ऑफ solute present in mass of solution into 100। ठीक है, तो ये हो गया W बाई डब्ल्यू परसेंट, मतलब कि अगर आपको सोचो दे रहा है 20 ग्राम, ऐसे सोच लो कि 20% W बाई डब्ल्यू NaOH सॉल्यूशन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इसको देख के आपको माइंड में ये आना चाहिए कि 20 ग्राम क्या है NaOH है। ठीक है, इसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसको देख के ऐसे ही माइंड में आना चाहिए। और अगर आपको क्वेश्चन दे रहा है W बाई डब्ल्यू निकालो, तो बस क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट ले लो, डिवाइड कर दो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक चीज है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राम में है कि केजी में है। अगर आपको ग्राम में दे रहा है, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन को भी ग्राम में लेना है, और अगर केजी में दिया है मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको सॉल्यूशन को भी केजी में लेना है। नहीं तो दोनों को हमेशा ग्राम में ही लेने की कोशिश करो, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के टर्म्स में है। सिमिलरली अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंट बोलता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका W बाय
V%। ओके, यहाँ पे वो चीज करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूशन, ऊपर हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूट इनटू 100। ठीक है, अब इसको ग्राम में लेना है, इसको ml में लेना है। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही अगर आपको बोलता है 20% W/V बोल रहा है, अब जस्ट चेंजेस है क्या, W/V NaOH सॉल्यूशन बोल रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 20 ग्राम क्या है, NaOH है। ठीक है, बट वॉल्यूम बोला मतलब 100 ml क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बोलता है तो V/V%, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसमें अगर लेता है 20% V/V, अब दोनों का क्या हो जाएगा, सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट है, दोनों को हम लोग को लेना है वॉल्यूम में। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन मतलब एक्वियस सॉल्यूशन अगर लिखें तो यहाँ बोल सकते हैं 20 ml NaOH, 20 ml NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ H2, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नीचे का सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज के बेसिस में। एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, ये भी उसी टाइप का है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें आप ऊपर लिखना है पार्ट ऑफ सॉल्यूट, और ये पार्ट ऑफ सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, मोल्स हो सकता है, मास हो सकता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। ठीक है, अगर पार्ट्स पर मिलियन में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन के हिसाब से, पार्ट्स पर बिलियन में हो जाएगा पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पार्ट्स पर बिलियन में। ठीक है, तो ये हो गया कुछ डिफरेंट मतलब पैरामीटर्स। जो लास्ट पैरामीटर है नॉर्मलिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत लोग को पता भी नहीं रहता इसको कैसे निकालना है, तो बता देता हूँ। इसको हम डिनोट करते हैं n, और इसको लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट है 1 liter ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो है, उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो उसे हम नॉर्मलिटी, इसको अगर लिखें इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसको इस टाइप का लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लीटर में होना इंपॉर्टेंट। जैसे मोलारिटी में क्या था, मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करना है, इसको डिवाइड करना गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट हम लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो अब ये बहुत लोगों के माइंड में फिर आ गया होगा कि एन फैक्टर फिर क्या है। ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम मोलारिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हम लोग लास्ट वाले में देखे कि जो नंबर ऑफ ग्राम गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट है, अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इक्विवेलेंट वेट की जगह, तो मोलर मास बाय एन फैक्टर होता, एन फैक्टर ऊपर चला था, गिवन मास बाय मोलर मास किसको बोलते हैं, मोल्स को बोलते हैं। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है
ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, इसको हम लिखते हैं मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब सोचो अगर इसको मोल्स इंटू एन फैक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो मोल्स अगर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम, तो क्या बन गया, मोलरिटी बन गया, और एन फैक्टर मल्टीप्लाइड है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी हो जाएगा मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो अब और एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको एन फैक्टर के बारे में, एक बार बहुत लोग का इसमें डाउट रहता है। तो एन फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे कि अगर आपको कोई सॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्ट कैसे बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन के कारण बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो वहां पे एन फैक्टर हम कैसे प्रेडिक्ट करें, सोचो कि अगर आपको दिया हुआ है NaCl, ठीक है, NaCl को डिवाइड करें तो कैसे बन रहा है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। आप देख सकते हो Na प्लस कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो लॉस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन, जैसे Cl माइनस में गेन हुआ है। तो यहाँ पे दोनों में देखो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन होता है उसे हम बोलते हैं एन फैक्टर ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन। और एक एग्जांपल लेते हैं, सोचो कि अगर लेते हैं हम लोग AlCl3, ठीक है, AlCl3 में एल्यूमिनियम 3 प्लस है और ये 3Cl माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है, बट 3 इंटू माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा 3। अगर आप लेते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये बनेगा Mg2 प्लस प्लस O2 माइनस। अब यहाँ पे आप देखते ही जान जा रहे हो कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2, ठीक है। बट अगर आप लेते हो Al2O3, अब कितना एल्यूमिनियम है, 2Al3 प्लस है एंड 3O2 माइनस है। अब इसको देख के पता चल रहा है कि 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, और ये 3 2 6, तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम कैसे जान सकते हैं, ये देख के कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। बट अगर आपको एन फैक्टर एसिड बेस में देखना है तो बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ। एसिड में आप क्या देखना है, आयनाइजेबल हाइड्रोजन, मतलब H प्लस आयन कितना दे रहा है, ठीक है, जितना H प्लस आयन देगा उतना एन फैक्टर होगा। और बेस में आप क्या देखोगे, जितना OH माइनस देगा उतना एन फैक्टर होगा, ठीक है। तो एन फैक्टर एक बार पता चल गया तो आप नॉर्मलिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था डिफरेंट पैरामीटर्स जिसको यूज करके हम लोग मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो एंड करने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रिलेटेड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। तो अब ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, यहाँ पे दो चीज यूज हो रहा है, एक तो W/W% दिया हुआ है और एक आपका मोल फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है। तो कैसे करोगे, तो देखो 30% बाय मास इन CCl4 का मतलब क्या है, 30 ग्राम ऑफ CCl4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है तो वाटर का वेट मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30, तो कितना हो गया, 70 ग्राम, ठीक है, 70 ग्राम हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मैं एक चीज गलती कर रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बोला है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग कौन कौन है, बेंजीन है, मतलब C6H6, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन का मेंशन ही नहीं है, मास 30% मास इन CCl4 मतलब ये सॉल्यूट हो गया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सॉल्यूट है, बट बेंजीन पूछ रहा है, मतलब बेंजीन यहाँ पे क्या है, हम लोग का सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसका है 70 ग्राम। अब पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दोनों का मोल्स निकालना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ CCl4 अगर देखें तो गिवन मास है मोलर मास 30 बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, क्लोरीन 4 है तो 4 क्लोरीन आपका 4 है, मतलब 4 इंटू 35.5, तो दो बार होने से 35.5 कितना होता है, 71, 71 इंटू 2 कर देने से 142, 142 प्लस 12 तो 142 प्लस 12 करोगे तो 142 प्लस 12 154 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको निकालो, 30 बाय 154 कितना हो जाएगा, 0.1
195, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करोगे ही तब जाके इसको मिल सकता है। और NC6H6 ये हो जाएगा 70/78, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जो कि आएगा 0.897, ठीक है। दोनों मोल्स में आ गया, मोल्स। अब आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बस C6H6 का पूछ रहा है, तो मतलब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6, कितना आएगा, ये आएगा 0.897 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 0.897। तो ये थोड़ा आपका क्रॉस हो गया होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 0.897, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 0.897 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 0. तो ये हो जाएगा 0.897 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड कर लेंगे तो 1.092, तो दिस विल बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.821, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है तो 0.821 आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको बाय चांस कभी पूछ लेता है कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका भी निकाल लो CCl4 का, तो क्या होगा, बस 1 माइनस 0.821 कर लेना, ठीक है। 1 माइनस 0.821 कर लोगे तो ये आएगा 0.179, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, जिसमें कि आपका दो पैरामीटर्स भी यूज होके हो सकता है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो उस हिसाब से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्लास एंड करने से पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। आप ये होमवर्क क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा के रख लीजिए और इसको सॉल्व करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो ये एक आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा होमवर्क क्वेश्चन, इसका भी जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को इसमें अगर डाउट भी आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो। और साथ में आपको ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो पार्ट्स हम लोग कवर किए, अभी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 ऑल आर रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इसको अभी इजीली कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जो कंसेप्ट था उसको कवर कर लिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।